यूज ऑफ केमिकल्स इन कल्टीवेशन। फूड के कल्टीवेशन में केमिकल्स एज फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स एज पेस्टिसाइड का जो यूज है, इट वाज आल्सो आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। ऑर्गेनिक मतलब क्या है? अपने आप जो होता है। 11-12 करोड़ में से 9 करोड़ किसानों ने तो 10 करोड़ किसानों ने तो कभी पेस्टिसाइड देखा ही नहीं। जैसे कोई कंज्यूमर ऑर्गेनिक फूड लेने जाता है तो उस पर सर्टिफाइड आता है, एक सर्टिफिकेट लगा होता है कि ऑर्गेनिक है। तो क्या वो सच में ऑर्गेनिक होता है कि सिर्फ वो स्टिकर ही खरीद रहा है? यदि आज सारी दुनिया के लोग बैठ के ये कहें कि हम जो कर रहे हैं उसके वी कॉल इट एन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं। हर एक जो फूड कंपनी है, जो बड़ी फूड कंपनी है, वो हर कोई मतलब कंडेम करता है कि हम ऑर्गेनिक दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी चीज़ें जो जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हर एक मतलब फार्मर तो ऑर्गेनिक नहीं कर सकता। आपके सारे सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में मेरी राय बहुत अलग होती है। नमस्ते इंडिया, मैं संदीप यादव। मेरे साथ हैं आज एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी लाइफ ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेडिकेट करी है। इन्होंने देश और विदेश में काफ़ी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स लीड किए हैं। देश की बड़ी बड़ी ऑर्गेनिक संस्थाओं में ये अपना योगदान दे चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं मुकेश गुप्ता जी का। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? गुड। जी सर, अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। अपने बारे में ऐसे तो बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से कही जा सकती हैं, लेकिन दो बातें जो यहाँ ज़्यादा रेलेवेंट है वो ये कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव अंडरगॉन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस विच आर यूनिक टू मी। आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनीबडी जिसको कि मेरी तरह के अवसर मिले हों। मैं किसान परिवार से आता हूँ, खुद की खेती है हमारी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई करी, अपना कैरियर एक मल्टीनेशनल पेस्टिसाइड कंपनी से शुरू किया और फिर मैं एग्री बिजनेसेस के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रहा और फिर मुझे 25 साल एक डेवलपमेंट फाउंडेशन को हेड करने का मौका मिला, जिसने मुझे नेशनली और इंटरनेशनली मुझे फर्स्ट हैंड किसानों के साथ काम करने का मौका दिया, करीब 30-40 कंट्रीज में। जी। और मेरे को एडवाइजरी असाइनमेंट्स मिले करीब 20-22 देशों में, जो कि मैंने बहुत सारे देशों को हाउ ऑर्गेनिक कैन बी प्रमोटेड इन दोज कंट्रीज के ऊपर मैंने काम किया। तो ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है। और फिर मैंने एक ऑर्गेनिक फूड कंपनी को भी हेड किया फॉर 10 ईयर्स। वाह सर। तो सर आज अपन ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को आज के संदर्भ में समझने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि दो बातें हमको देखनी चाहिए। पहली कि व्हाई इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक, और दूसरा हाउ इट केम इनटू बीइंग एज अ बिजनेस। तो मैं पहले हाउ इट केम इनटू बीइंग ए बिजनेस से शुरुआत करता हूँ। 1970s और 80s के अंदर जब बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस नोटिस होनी शुरू हुई, तब इतना साइंस डेवलप नहीं हुआ था कि उनको और किसी कारणों से डायरेक्टली लिंक किया जा सके। तो जैसे होता है दुनिया भर में, रिस्क लिस्ट बनती है कि भाई ये बीमारी हो रही है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो यूज ऑफ केमिकल्स इन कल्टीवेशन, फूड के कल्टीवेशन में केमिकल्स एज फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स एज पेस्टिसाइड का जो यूज है, इट वाज आल्सो आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। सो वंस दैट गॉट आइडेंटिफाइड, देन एफर्ट्स स्टार्टेड टू गेट मेड। लोगों ने सोचा कि क्या हम केमिकल के बिना खेती कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट था, वर्ल्ड वाइड तो था ही, कि भाई सारी दुनिया में 1980s तक भी केमिकल बेस्ड फार्मिंग वाज ओनली 15-20%। तो यानी 80% फार्मिंग तो बिना केमिकल के होती ही है। तो क्यों ना इस बची हुई 20% को वापस विदाउट केमिकल कर लें। So this is how the idea of farming or cultivation or agriculture without chemicals came into being, which later on got nomenclatured as organic farming. अब ये ऑर्गेनिक भी कोई बहुत ही ऐसे, यदि आज सारी दुनिया के लोग बैठ के ये कहें कि हम जो कर रहे हैं उसको क्या कैन वी कॉल इट एन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इट जस्ट इवॉल्व कि ऑर्गेनिक मतलब क्या है, अपने आप जो होता हो। आप बोलते हैं ऑर्गेनिकली वायरल हो गया, ऑर्गेनिकली प्रमोट हो गया, ऑर्गेनिकली स्प्रेड हो गया, यानी अपने आप जो होता है। सो फार्मिंग विच हैपेंस ऑन इट्स ओन, विच इज एक्चुअली अ मिथ। ओके। फार्मिंग तो अपने आप नहीं होती है सिवाय जंगलों के।
So that means there is an element of effort which goes into it, there is a science which goes into it, there is an engineering which goes into it, and there is a whole dynamics which goes into it. तो वो सब अगर जाती है तो जो होता है, but now it's called organic, तो that is how it is now popular the world over. सर ऑर्गेनिक के जो अर्लियर डेज थे इंडिया में वो कैसे थे? ऑर्गेनिक के सिस्टमैटिकली ऑर्गेनिक एज एन आइडिया को हम कह सकते हैं 1995 और 2000 के बीच में सीड किया गया इंडिया में. ओके. ये वही पीरियड है करीब करीब जो वर्ल्ड वाइड भी ये सीड हो रही थी. सो इट्स नॉट दैट वी हैव बीन बिहाइंड, वी हैव बीन डूइंग इट साइमल्टेनियसली अक्रॉस द ग्लोब. ग्लोबल लेवल के ऊपर इसकी शुरुआत यूरोप में, और विद इन यूरोप सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस रहा वो जर्मनी में रहा. सम पीपल इवॉल्व, प्रॉस्परस था जर्मनी उस समय बहुत, एंड दे कुड अफोर्ड टू टेक सच रिस्क्स. क्या ठीक है ना, नहीं होएगा तो नहीं होएगा. सो दैट वाज द एटीट्यूड. सो दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर विदाउट केमिकल्स, दे कॉल्ड इट ऑर्गेनिक. उस समय और भी वर्ड आए, बायोडायनामिक भी आया, और भी एक दो वर्ड्स आए थे, लेकिन फाइनली ऑर्गेनिक बन गया. एंड दे फॉर्म्ड अ ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स. ओके. So that is how they got a platform, they got a place, they got a backing, and it started as an idea. And then they also got a trade fair to take place. They called it BioFech. Now, B-I-O in Germany is biological or natural or life or organic. So they called the trade fair as BioFech. Started that as a platform. So now that means Germany, जैसे किसी हम कहें कि भाई ये इसका ओरिजिन हो गया, या हम कहें कि भाई सभी मक्का जैसे मुस्लिम्स कहते हैं, या जूस अपनी जगह को बोलेंगे, हम कल से राम मंदिर को कहेंगे कि भाई हमारी ये वो है. तो ऐसे ही ऑर्गेनिक का मक्का मदीना कहें या ऑर्गेनिक का वो कहें, वो जर्मनी, विद इन जर्मनी न्यूरमबर्ग. तो वहाँ से शुरुआत हुई. इंडिया में इसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है. इंडिया में एज ए प्रैक्टिस तो 90% ऑर्गेनिक अपने आप हो ही रही थी, क्योंकि बाय 1995 वी हैड रीच्ड इन टर्म्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वी हैड रीच्ड अबाउट 30% लेवल, एंड पेस्टिसाइड वी हैड रीच्ड अबाउट 7-8% लेवल. यानी हम सिर्फ 7-8% खेती में पेस्टिसाइड यूज करते थे, और केमिकल फर्टिलाइजर हम जरूर 25-30% जमीन में काम में लेते थे. सो दैट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अगर मैं आज ये कहूँ आज 14 करोड़ किसान कहे जाते हैं, उस समय 11-12 करोड़ रहे होंगे. 11-12 करोड़ में से 9 करोड़ किसानों ने, तो 10 करोड़ किसानों ने तो कभी पेस्टिसाइड देखा ही नहीं था. इसका मतलब वो तो बिना पेस्टिसाइड की खेती कर ही रहे थे. सो दैट मच फूड वाज आल्सो विदाउट दिस थिंग. लेकिन इंडिया में एक दूसरा स्केयर था उसी पीरियड में. 1990s के दौर के अंदर ऑल ऑफ ए सडन एडल्ट्रेशन एक इशू बन गया इंडिया में. ओके. एक फूड कंटामिनेशन होता है और एक फूड एडल्ट्रेशन होता है. फूड एडल्ट्रेशन का मतलब है कि चने की दाल का बेसन होना चाहिए, उसमें सस्ती मटर की दाल पीस के मिला दीजिए आप, या मक्का, पीली मक्का पीस के मिला दीजिए, तो वो भी एक एडल्ट्रेशन है. तो ये स्टार्ट हुआ तेल घी से, फिर स्पाइसेस में आ गया, फिर धीरे धीरे बहुत सारी रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में आने लगा, मिल्क में आ गया. तो बड़ा स्केयर इंडिया में एडल्ट्रेशन का था. कंज्यूमर का प्रेफरेंस ऑर्गेनिक के प्रति बढ़ने का कारण मोर देन पेस्टिसाइड इंडिया में एडल्ट्रेशन, वी वुड बी एबल टू काउंटर एडल्ट्रेशन, प्योर फॉर्म में आएगा ये. सो दैट इज हाउ इन इंडिया ऑर्गेनिक गॉट ग्राउंडेड. सर अभी जो कंज्यूमर की बात चली, जैसे कोई कंज्यूमर ऑर्गेनिक फूड लेने जाता है तो उस पर सर्टिफाइड आता है, एक सर्टिफिकेट लगा होता है कि ऑर्गेनिक है, तो क्या वो सच में ऑर्गेनिक होता है कि सिर्फ वो स्टिकर ही खरीद रहा है? आपके सारे सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में मेरी राय बहुत अलग होती है, बट एनीवे देखिए, ये भी हिस्टोरिकली यू मस्ट अंडरस्टैंड, एंड आई एम सॉरी टू से कि मैं बहुत हिस्ट्री लेके आ रहा हूँ, लेकिन शायद मेरे पास है हिस्ट्री, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ. बिल्कुल. 90s के अंदर मैं आपको जानता हूँ, आप खेती कर रहे हैं, आप मुझे जानते हैं, मैं कंज्यूमर हूँ.
तो हमारे बीच में ट्रस्ट है। आपने बोला मैंने ये खेती बिना केमिकल पेस्टिसाइड के वो करी है, तो मैंने मान लिया। सो एज लॉन्ग एज ऑर्गेनिक वाज विद इन द माइक्रोस्फीयर, जब लोग एक दूसरे पे भरोसा कर सकें, तो ऑर्गेनिक के कोई उसका बैरियर भी नहीं था और उसको कोई क्रेडिबिलिटी देने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन व्हेन इट स्टार्टेड टू एक्सपांड, अब समझिए आपने ऑर्गेनिक गेहूं के पैदा किए, अब मैंने खरीदे, तब तक तो मेरे को, हम आप एक दूसरे को जानते हैं, मैंने मान लिया ये ऑर्गेनिक है। कल समझिए मेरे नेबर ने भी या मेरे चाचा के लड़के ने बोला भाई साहब मेरे को भी ऑर्गेनिक दिला दो, तो मैंने बोला भाई उनसे ले लो, तो उन्होंने भी मान लिया। लेकिन जब आप किसी थर्ड पर्सन को बेचने जाते हो और आप बोलो मैं ऑर्गेनिक पे है, वो कहे भाई वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? सो टू वेरीफाई ए सिस्टम वाज रिक्वायर्ड टू बी इवॉल्व। अब उस समय जो प्राइमरी ऑर्गेनिक के जो कॉज थे वो कंटामिनेशन, कंटामिनेशन आउट ऑफ 3 मेजर सोर्सेस: केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स and some biologicals which could bring in contamination. So any farming without these 3 could qualify to be called as an organic farming. Okay. Now, if that is the case, then we could have tested products and we could have checked whether it has any of those 3 contaminants or not, and then we could have certified it as an organic because it is free from these 3 contaminants. लेकिन उस समय तक इन कंटामिनेंट्स को टेस्ट करने की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत जितनी आज है उतनी नहीं थी, और इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। ईच इक्विपमेंट टू डू सो वाज रनिंग इनटू, उस समय भी 2-3 करोड़ रुपए के अंदर एक टैब लगती थी जिसमें आप पेस्टिसाइड रेजिड्यू चेक कर सको। एक पेस्टिसाइड रेजिड्यू चेक करने का खर्चा 10-12 हजार रुपए आता था। So that means it was a hugely expensive. So the globally, people like us and many other thinkers in that field, we all thought कि क्यों ना इसको प्रोसेस बेस्ड सर्टिफिकेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी आप एज ए फार्मर आप कहें कि मैं क्लेम करता हूं मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूं, हम कह रहे हैं आप रिकॉर्ड रखो भाई साहब, और आपके रिकॉर्ड पहले तो आप खुद सर्टिफाई करो कि मैंने ये रिकॉर्ड है मेरे, और आके कोई चेक कर ले। हम किसी को भेजेंगे वो चेक कर लेगा, अगर उसने देखा कि आपने जो क्लेम किया वही सब आपने किया है तो हम आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। सो दैट इज आवर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का, ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेशन का सिस्टम शुरू हो गया। पहले प्राइवेट था, मतलब प्राइवेट एजेंसीज थी, जैसे ये बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट्स गॉट इंटरेस्टेड, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हम नियम बना देते हैं, नहीं तो ये बोल रहे साहब इसका नियम बेहतर है, उसका नियम बेहतर है, या ये बेहतर काम करता है वो बेहतर, नहीं, आप सब लोग एक ही सिस्टम से काम करो, हमने कानून बना दिए, इन कानूनों का पालन करो आप, और जो भी इन कानूनों का पालन करता पाया जाएगा उसको हम ऑर्गेनिक कहेंगे। सो दैट इज हाउ दिस थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सिस्टम केम इन। अब इसका गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए, उनको स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। उन्होंने एजेंसीज बना दी जिनको कि ये जिम्मा दिया कि आप रूल्स का लागू करेंगे, उनको एक्रेडिटेशन एजेंसी कहा जाता है। एक्रेडिटेशन एजेंसीज ने जिनको ये इंस्पेक्शन और रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का काम दिया उनको सर्टिफिकेशन एजेंसी कहा जाता है। सर्टिफिकेशन एजेंसीज इंस्पेक्टर्स रखती हैं, पेरोल पे भी रखती हैं, फ्रीलांस भी रखती हैं, जो जाते हैं वेरीफाई करते हैं रिकॉर्ड्स और फिर वो वेरीफाई कर देते हैं हाँ भाई ये ऑर्गेनिक है। सो दिस इज इन नटशेल द एंटायर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। सो जिस हिसाब से अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से फार्मिंग उतनी नहीं हो पा रही अपनी, तो आपको क्या लगता है कितनी मतलब एक्चुअल में ऑर्गेनिक मिल रहा है? क्योंकि जहाँ तक अभी देखने में आ रहा है कि हर एक जो फूड कंपनी है, जो बड़ी फूड कंपनियाँ हैं, वो हर कोई मतलब वो करता है, कंडेम करता है कि हम ऑर्गेनिक दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि लाइक इतनी चीज़ें जो इतनी जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हर एक मतलब फार्मर तो ऑर्गेनिक नहीं कर सकता। आपके इस एक सवाल में 3-4 सवाल हैं। लेट मी टेक वन बाय वन। पहला, globally it is true and it is true for India also, science in agriculture, policies in agriculture, technology in agriculture and human resilience कहें या हमारी इंसानों की ताकत कहें, हम धरती के ऊपर
पिछले जब से मानव सभ्यता बसी है तेल के अब तक हम इतना खाना हमेशा उगाते रहे कि सबका पेट भर सकें, और आज भी कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 100 200 500 साल भी ये जारी रहेगा. So it has never been that we have not been able to produce enough. डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज है, लोकेशनल चैलेंजेस हैं, कोई चीज़ कहाँ ज़्यादा होती है लेकिन कहीं कम होती है, कहीं डायनामिक्स, ट्रेड की डायनामिक्स इस तरह है कि लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता है, लेकिन ग्लोबली नेचर, प्रकृति हमको, धरती माता जिसको हम कहते हैं, वो पूरी अर्थ, धरती आज भी इतना खाना पैदा कर रही है कि सबका पेट भर सके, दोनों टाइम खाना मिले सबको. दूसरा कंपोनेंट कि पेट तो भर रहा है लेकिन उसमें फिर चैलेंज क्या है? तो उसमें चैलेंज, जैसे मैंने बोला, जो इंटरनेशनली लाइफस्टाइल डिजीजेस का चैलेंज है. इंडिया जैसे देशों में, इंडिया अकेला नहीं है, एडल्ट्रेशन इज ए प्रॉब्लम इन मेनी अदर कंट्रीज आल्सो. दूसरा एडल्ट्रेशन का चैलेंज है. तो इन दोनों चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ऑर्गेनिक इज ए सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशन, बिसाइड्स देयर कुड बी मेनी अदर्स. तो ये ऑर्गेनिक की नीड को एस्टैब्लिश करता है. अब तीसरा सवाल आता है कि ऑर्गेनिक एज एन आइडिया अच्छा आइडिया है, तो इतनी तेजी से क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई नॉट एवरीबडी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक? हमको ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे दो बड़े कारण हैं. पहला कारण तो यह है कि ऑर्गेनिक को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर और फिर उसके बाद में प्राइवेट बिजनेसेस के लेवल के ऊपर एक बड़ा चैलेंज है. वो चैलेंज ये है कि हाइपोथेटिकली, यदि मैं ये कहूँ, दो एक नाम लेके मैं बोलता हूँ, 100%. एफसीआई और आईटीसी फॉर एग्जांपल. जी. कल एफसीआई को भारत सरकार कह दे कि भाई आप कन्वेंशनल गेहूं तो करते ही हैं, गेहूं चावल, अब आप कल से ऑर्गेनिक भी करेंगे. आप एक सिस्टम सेटअप कर दो, ऑर्गेनिक खेती होगी, ऑर्गेनिक एमएसपी होगी, ऑर्गेनिक प्रोक्योरमेंट होगा, ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ऑर्गेनिक प्राइस के ऊपर वो ऑर्गेनिक गेहूं और चावल बिक बेचा जाएगा. इसी तरह आईटीसी कहे कि साहब हम एक कैटेगरी ऑफ व्हीट का आटा, गेहूं का आटा बेचते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर बेचते हैं, लाखों टन, कल से हम ऑर्गेनिक, सेम ब्रांड के अंदर ऑर्गेनिक आटा भी बेचेंगे. अब ये डुएबल है, उसको करने में कोई चैलेंज नहीं है. पॉलिसी है, फ्रेमवर्क है, किसान है, खेती है, सब कुछ है, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट है इमेज और क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी का. मैं कल ये कैसे कहूं कि बिटवीन ए कन्वेंशनल जो कि ऑर्गेनिक नहीं है वर्सेस ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक बेटर है? अगर मैं ये कहना शुरू करूं कि ऑर्गेनिक बेटर है, तो इसका मतलब वो खराब था. तो मैं ये कह नहीं सकता, या मैं कहना नहीं चाहता हूं. इसलिए बड़े बिजनेसेस ने ऑर्गेनिक को, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर, कोई भी बड़ी फूड कंपनी ने बहुत एग्रेसिव ऑर्गेनिक को प्रमोट नहीं किया. जहां तक किया, पहले ग्लोबल हुआ, अब इंडिया में भी शुरू हो गया है. इन बड़ी फूड कंपनीज ने ऑर्गेनिक की छोटी फूड कंपनी जो अपने आप खड़ी हो गई, थोड़ी सक्सेसफुल हो गई, उनको खरीद लिया. तो वो सब आज की तारीख में हर बड़ी फूड कंपनी के मलकियत में कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फूड कंपनियां हैं, लेकिन वो इतना अपरेंटली सामने नहीं करते. तो अब जब छोटी छोटी कंपनियां ही छोटे छोटे बिजनेसेस ऑर्गेनिक के रूप में चला रही हैं, तो मसल नहीं है उनके पास टू पुश एन ऑर्गेनिक एजेंडा एज ए मैसिव स्केल. बिना मैसिव, आप समझ सकते हैं कि ट्रेड के अंदर जिस तरह का अब आज की तारीख में ट्रेड हो गया है, उसमें यू नीड अ मसल टू बिल्कुल सर. प्रमोट एन न्यू आइडिया. तो वो ना होने से ये हमेशा से ही अब तक भी निश रहा है. मुझे उम्मीद है और अगले 5-10 साल ये निश के रूप में ही रहेगा. छोटा मतलब टारगेटेड टू ए स्पेसिफिक सेगमेंट, सोल्ड थ्रू स्पेसिफिक रिटेल आउटलेट, बॉट बाय स्पेसिफिक सेट ऑफ कंज्यूमर्स, वगैरह वगैरह. सर अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो चल रही है, तो ये एक छोटा किसान है, लाइक है ना, जिसके पास बहुत कम ज़मीन है, क्या वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है? और कर सकता है, लाइक उसके लिए बेनिफिशियल है ऑर्गेनिक फार्मिंग? वेरी वेरी करेक्टली आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट. ऑर्गेनिक का पूरा आइडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है.
ये प्रोड्यूसर यानी किसान, फार्मर, कल्टीवेटर, ये कंज्यूमर, दोनों के मोटिवेशन और चैलेंजेस अलग अलग हैं। हर किसान के लिए ऑर्गेनिक सूटेबल नहीं है और हर कंज्यूमर ऑर्गेनिक का कंज्यूमर नहीं है। लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर। जैसा इंडिया में मैंने बोला कि हमारे यहाँ तो करीब 10% से नीचे नीचे ही पेस्टिसाइड के यूज वाली खेती हो रही थी, तो 90% फार्मर्स ऑलरेडी, या जब ऑर्गेनिक एज एन आइडिया आया, अब भी मेरे ख्याल से पेस्टिसाइड यूसेज वुड बी इन अबाउट 12-13% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर। ओके, तो बहुत कोई अभी भी ऑर्गेनिक मतलब पेस्टिसाइड का यूज नहीं है। तो ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फार्मर्स के लिए सबसे आइडियल कंडीशन की थी। मैं उस समय भी कहता था, आज भी मैं ये कह सकता हूँ, 7 से 10 एकड़ जमीन का किसान मालिक अगर हो, परिवार के रूप में खेती करते हो, यानी मजदूर रख नहीं रख के, यानी फैमिली में 4-5 लोग हैं, उनके पास इतना पानी है कि वो साल में 2-3 फसलें रोटेशन में, एक इरिगेटेड बाकी नॉन इरिगेटेड, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के 4-5 तरह की फसल पैदा कर सकते हो। एनिमल्स रखते हो दूध के लिए या जो भी उनके पर्पसेस हैं, उन लोगों के लिए ऑर्गेनिक खेती करना आइडियल सिचुएशन है। क्योंकि ऑर्गेनिक खेती करने में इन किसानों का एवरेज जो खर्चा होता है, कैश आउटगो जिसको हम कहते हैं, जमीन पे खेती करने का, जमीन की जुताई का खर्चा है, बीज का खर्चा है, बुआई का खर्चा है, इंटरकल्चरल ऑपरेशन का खर्चा है, वीडिंग जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद इरिगेशन का खर्चा है, फिर फर्टिलाइजर का खर्चा है, फिर पेस्टिसाइड का खर्चा है, फिर कटाई का खर्चा है, फिर ओसाई और फिर स्टोरेज। जो ये 12-13 खर्चे हैं, उनमें से 4-5 तरह के खर्चे इलिमिनेट हो जाते हैं। यानी आप फर्टिलाइजर बाहर से नहीं खरीद रहे हैं, आप खुद की कंपोस्ट बना रहे हैं, आप पेस्टिसाइड बाहर से नहीं खरीद रहे हैं, जरूरत पड़ी तो खुद के बना रहे हैं, आपकी जुताई, नंबर ऑफ प्लोइंग कम हो जाती है, आपका इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो आपके ये भी खर्चे। तो आज की तारीख में जैसे ऑल इंडिया लेवल पे मेरा एस्टीमेट है कि 1 एकड़ गेहूं की खेती कन्वेंशनल केमिकल तरीके से करने की औसत लागत 20,000 रुपए है। तो इस परिवार के लिए अगर वो पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती करेगा तो 1 एकड़ की लागत उनकी 12-13 हजार रुपये आएगी, यानी 7,000 रुपये पर एकड़ के ऊपर उनको बेनिफिट होगा। 4 एकड़ कर रहे हैं तो 28,000 का बेनिफिट हो गया। So for this category of farmer, somebody who is not going to buy any organic input and somebody who is not going to engage an external labor to carry out farm operations, उनके लिए ऑर्गेनिक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन कोई कहे मैं केमिकल करता हूँ, मजदूर रख के करता हूँ, बाजार से ऑर्गेनिक इनपुट खरीद के ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, तो वो मिसलीडिंग है, उसके लिए वो वायबल नहीं है। सर आपकी जर्नी काफ़ी रही है ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। तो आज तक आपने ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक फार्मिंग में चैलेंज या फ्रस्ट्रेशन जो सबसे ज़्यादा फेस किया हो इस पूरी जर्नी में? ऑर्गेनिक कल्टीवेशन या प्रोडक्शन की अगर बात करें हम, तो मैं एक कॉन्सेप्ट है भारतीय रसोई और भारतीय रसोई का राशन। तो पूरे इंडिया में 3 ब्रॉड फूड कल्चर्स हैं। वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया की एक फूड कल्चर है, सदर्न इंडिया की दूसरी फूड कल्चर है, और फिर ईस्टर्न इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, बांग्लादेश भी गिन लो चाहे तो, म्यांमार, मेघालय, मिजोरम, ये तीसरी फूड कल्चर है। तीनों फूड कल्चर के मिला के जो हम जितनी तरह के फूड इंग्रेडिएंट्स पैदा करते हैं और खाते हैं, वो करीब 300 आइटम है। उसमें हर तरह की सब्जी आ गई, हर तरह का अनाज आ गया, हर तरह का फल आ गया, हर तरह के मसाले आ गए, सब कुछ आ गया, हर्ब्स भी आ गई जो हम खाते हैं। 300 में से 100 आज तक बिना किसी केमिकल के पैदा हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, बिकॉज दे आर सो स्ट्रॉन्ग, सो रेजिलियंट, सो नेचुरल टू आवर रिक्वायरमेंट्स, हमारी कंडीशन में, कि उनको कभी कोई चैलेंज नहीं होता। 100 ऐसी हैं जिनमें कि हम ये कह सकते हैं कि उनमें कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कि हमने कोई ऐसी वैरायटी का डेवलपमेंट कर लिया जो अब उतनी नेचुरली स्ट्रांग नहीं है, तो वो इंसिडेंस ऑफ पेस्ट से इफेक्ट होती हो।
तो उनमें थोड़े करेक्शन से हम उनको ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। बची हुई 100 में से 50 ऐसी हैं जो कि इतनी सेंसिटिव हैं, ऐसे समय पे खेती की जाती है कि वो अनसीज़नल खेती की जाती है, अर्ली की जाती है, लेट की जाती है, बहुत ही एक्सोटिक है, वो उस एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, फिर भी हम उसकी खेती कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं। तो उनके ऑर्गेनिक करने में हमेशा चैलेंज रहेगा। जो सेकंड उसी में जो छोटी, कम चैलेंज वाली हैं, उनको थोड़ी मेहनत से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर किया जा सकता है। तो ये तो हो गया एक दृष्टिकोण ऑर्गेनिक के भविष्य के बारे में। एक दूसरा ऑर्गेनिक के भविष्य के बारे में दृष्टिकोण एमर्ज होता है कि हम एज़ ए कंज्यूमर क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। तो यदि मैं ये कहूँ कि हम इंग्रेडिएंट के लेवल पे प्रतिदिन करीब 700 ग्राम प्रति व्यक्ति हम भोजन खाते हैं। इंग्रेडिएंट, कुक्ड फूड नहीं। कुक्ड फूड के लेवल पे 1200 ग्राम है। यानी हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, बिस्किट खाते हैं, मठरी खाते हैं, रस खाते हैं, फिर लंच में रोटी, सब्जी, चावल खाते हैं, या ब्रंच करते हैं तो उसमें कुछ ऑमलेट, ये ब्रेड, पोहा, फिर शाम को स्नैक्स, कचौरी, समोसा, पिज़्ज़ा, पास्ता, रात को डिनर में फिर रोटी, पराठा, पूड़ी, सब्जी, दाल सब खाते हैं, रात को भी कुछ खाते हैं, लेट स्नैक्स भी खाते हैं। तो ये सब करीब 1200-1300 ग्राम का एवरेज आएगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके लिए ऑर्गेनिक एज़ एन एजेंडा हो सकता है। ओके। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनका ऑर्गेनिक एज़ एन एजेंडा है ही नहीं। अब उनके 500-700 ग्राम जो इंग्रेडिएंट वो खाते हैं, उसमें यदि मैं वही फ़ॉर्मूला लगाऊँ, 1/3, 1/3, 1/3, तो 1 साल के अंदर वो कितना 200 किलो कुल खाना खा रहे हैं। 200 किलो में से 70 किलो में तो कोई चैलेंज है नहीं। दूसरे 70 किलो में थोड़ी बहुत ऊंच-नीच करके उनका वो हो ही जाएगा, तो 140 किलो। बचे 60 किलो में से 30 किलो ऐसे हैं जिसको कि ऑर्गेनिक होने से उनको बेनिफिट हो सकता है। 30 किलो कभी होएँगे नहीं। तो यदि मैं 1 साल के अंदर कुल 200 किलो खाना खा रहा हूँ इंग्रेडिएंट के लेवल पे, तो 30 किलो में यदि पेस्टिसाइड का इम्पैक्ट या केमिकल का इम्पैक्ट रहने ही वाला है और बैलेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ ऑर्गेनिक के अंदर, तो नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए ऑर्गेनिक कितना बड़ा चैलेंज है और मैं क्यों ऑर्गेनिक के बारे में इतना कंसर्न हूँ। जी, तो सर अभी ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहे थे, तो क्या ऑर्गेनिक फूड एथिकल और अफोर्डेबल दोनों हो सकता है? 100%। फार्मर, अगर जो किसान ऑर्गेनिक करने के लिए सूटेबल कैंडिडेट है, शादी में मैट्रिमोनियल में बोलते हैं ना सूटेबल, ऐसे ऑर्गेनिक की भी सूटेबिलिटी का एक क्राइटेरिया है। जैसा मैंने बोला 7, 6, 7, 8 एकड़ ज़मीन वगैरह, वगैरह। जब तक ऐसी कोई भी क्रॉप वो लोग उगाते रहेंगे, तब तक वो ऑर्गेनिक होती रहेगी, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। तो ये एथिकल हो गया। अगर उनको ऑर्गेनिक खेती करने से एडवांटेज हो रहा है, तो वो फिर उस एडवांटेज के एक पोर्शन को कंज्यूमर तक इजीली पास भी कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं हो रहा है, उसके पीछे ट्रेड डिस्टॉर्शन जिम्मेदार है। हुआ ये कि जब एज़ ए कॉन्सेप्ट 1980s 90s के अंदर वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिक का आया, तो वहाँ उन लोगों के लिए ऑर्गेनिक की खेती करना एक मुश्किल काम था, जिसका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता था, इसलिए उनके यहाँ एक ऑर्गेनिक प्रीमियम का कॉन्सेप्ट जुड़ गया। हमारे जैसे देश में जिसमें कि करीब-करीब 90% क्रॉप वो होती हैं जिसमें कि ऑर्गेनिक प्रीमियम होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भी वो आइडिया प्रीमियम का इंट्रोड्यूस हो गया। इंडिया में एज़ ए लोकल ब्रांड 24 लेटर मंत्रा वाज़ फर्स्ट ब्रांड जिसने कि ऑर्गेनिक एज़ ए प्रोडक्ट लॉन्च करी। Unfortunately, they went by a concept of premium which was prevalent in Europe and US. वो एक बेंचमार्क बन गया। बाद में मैं एज़ हेडिंग डाउन टू अर्थ ब्रांड, मैंने कोशिश करी कि हम उस प्रीमियम के आइडिया को हटा दें। लेकिन हमको भी बहुत उस समय 2005, 6, 7, 8, 9 के अंदर इंडिया में मॉडर्न रिटेल आ गया था। मॉडर्न रिटेल यानी बड़े-बड़े स्टोर खोलना, रिलायंस ने खोल दिया, स्पिनीज़ ने, स्पेंसर्स ने, इसने, बिहानी जी ने, बिग बाज़ार वगैरह-वगैरह ऐसे सब खोल दिए। All those marketing heads of these companies, including their top management,
वो दे वर आर्ग्यूइंग, मुकेश जी ये क्या तरीका है यार, आप प्रीमियम हमको मिल रहा है तो आप लेने दो ना। माय आर्गुमेंट वाज कि यदि आप कन्वेंशनल आटे पे 5 रुपए किलो कमाते हैं तो ऑर्गेनिक आटे पे आपको 25 रुपए किलो क्यों चाहिए? यदि मैं आज की तारीख में भी आपको सेम व्हीट आटा से अगर एग्जांपल से अगर मैं बताऊं आपको, कन्वेंशनल व्हीट एमएसपी के हिसाब से 25-26 रुपए 27 रुपए की रेंज के अंदर है। सरकार खरीद लेती है, नहीं खरीदती तो मंडी में भी इसी प्राइस के ऊपर होता है। किसान का मैंने बताया, उसके तो अगर समझो कन्वेंशनल व्हीट उसके घर में यदि 15 रुपए किलो पड़ रहा है, सारे खर्चे ब्याज सब जोड़ के, तो ऑर्गेनिक तो और 12 ही पड़ रहा है उसको, कम हो गया था वहाँ। और 3 रुपए उसने तो अपने कमा लिए, बचा लिए उसने। अब ऑर्गेनिक वो बेचने को तैयार है, ऑर्गेनिक गेहूं भी अगर दूसरा 25 है तो 26 में बेचेगा, 27 में बेचेगा किसान। अब यदि कन्वेंशनल गेहूं 25 में है, ऑर्गेनिक गेहूं 27 में है, तो फिर बाजार में रिटेल शेल्फ के ऊपर या ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स पे कन्वेंशनल आटा 40, 42, 45 रुपए किलो हो और ऑर्गेनिक 60, 65, 70 हो, ये इलॉजिकल है। क्यों हो? समझो आपका स्केल का ऑपरेशन का फर्क है, तो इतना नहीं हो सकता। ये सारा फर्क है बिकॉज देयर इज ए प्रीमियम कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड टू इट। अब बहुत सारी चीजें जो कि प्रीमियम पे बिकती हैं, समझो फोन है, सेल फोन है, कोई बोलता साहब फोन तो 25,000 का भी आता और 1 लाख का भी आता। So there is some technology and there is some branding, and technology and branding together creates a premium which consumer accepts. लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा क्या है? तो आप बोलते साहब ये पेस्टिसाइड फ्री है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये पेस्टिसाइड फ्री है तो इसका मतलब आप इतनी फूल प्रूफ गारंटी दें इसके पेस्टिसाइड फ्री होने की कि मैं प्रीमियम पे करने के लिए तैयार हूं। वो तो कोई दे नहीं पा रहा है, क्योंकि जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं उनकी इतनी हैसियत नहीं है या उनकी इतनी रिकॉग्निशन नहीं है कि उनके क्लेम को लोग एक्सेप्ट कर लें। बड़ी कंपनी है नहीं, छोटे कंपनियां हैं, छोटी ब्रांड्स हैं। वो रिटेल ट्रेड तो जैसा हमारे हिंदुस्तान में ये बड़ा चैलेंज है इंडिया के रिटेल ट्रेड का, कि रिटेल ट्रेड बहुत ही अनकंसर्न एटीट्यूड अपनाता है हमारे यहाँ फूड की या फूड इंग्रेडिएंट की क्वालिटी के क्लेम को लेके। वो कहते थे साहब हमारे तो पीछे से आया है। दैट इज रॉन्ग। तुम एक, हालांकि एफएसआई के कानून के अंदर उनको जिम्मेदार बनाया, लेकिन वो होते नहीं है। तो कंपनी जो रिटेलर है वो कहता है साहब पीछे कंपनी ने आपको कंप्लेन है, कंपनी को कंप्लेन करी है, या आपको कोई भरोसा नहीं है तो आप कंपनी, मैं खाली एक सर्विस प्रोवाइडर हूं। जबकि यदि वो ये स्टैंड लेना शुरू करें, क्योंकि क्लाइंट तो उनका है, ब्रांड का नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि क्लाइंट ब्रांड का होता है, एडवर्टाइजिंग भी यही बार बार प्रमोट करती है। लेकिन यदि आप किसी के घर में एंटर हों और उनके बाइंग बिहेवियर को देखें, तो 50 साल पहले भी था और आज भी है। जयपुर शहर के अंदर घर में शादी ब्याह होता था तो बोलते साहब चोमू जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, शादी है इसलिए, या चीतवाड़ी जा रहे हैं मावा खरीदने के लिए। हम नागौर की मेथी खरीदते थे, हापुड़ का गुड़ खरीदते थे। तो हमारा हर जगह पहले तो उस प्रोडक्ट के ओरिजिन से एसोसिएशन था, और सेकंड लेवल पे हमारी सबकी दुकानें फिक्स थी। मैं इमली वाला बंसारी से खरीदूंगा, वो पंजाबी से खरीदेगा, वो खंडेलवाल से लेगा, वो अग्रवाल से लेगा, वो जयपुर से लेगा, वो मिष्ठान भंडार फिक्स, सब फिक्स। यानी हम प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहे हैं, हम उस दुकान की क्रेडिबिलिटी बाय कर रहे हैं, विच हैज लिव्ड इट्स क्रेडिबिलिटी फॉर जनरेशंस। तो हमारा प्राइमरी बिहेवियर अभी भी रिटेल से जुड़ा हुआ है। क्विक कॉमर्स, आधे लोग मैंने खुद ने देखे, मेरे घर परिवार में मैं देखता हूं, दे डोंट इवन बॉदर टू लुक एट अ ब्रांड। जो फर्स्ट दिखता है वो 4-5 एक छोटी सी सेल फोन की विंडो है, मतलब ऐसे आंख गड़ा के देखते हैं ऐसे ही, उसमें 6 ब्रांड दिखती है 2 इंच बाय 2 इंच में, तो एक ही नजर जाती है, गेहूं तो सारे हैं, आटा सारे हैं, तो ये 42, 39, 41, 38, 38 क्लिक। अब ना तो उन्होंने वो ब्रांड देखी, ना उन्होंने वो कंपनी देखी, ना कंपनी की कभी डिटेल देखी, ना कभी उसको बॉदर किया, वो 38। नाउ देयर इज एन इनबिल्ट
क्रेडिबिलिटी कंपोनेंट टू इट, कि जिस क्विक कॉमर्स कंपनी ने उसको लिस्ट किया है, उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने क्वालिटी चेक की होगी। अब किए या नहीं किए ये कंज्यूमर सोचता नहीं है, अजम्पशन है कि वो कंपनी ने की होगी, और कंपनी कर रही नहीं कर रही उसके अपने चैलेंज है। वो भी अपने मार्जिन को लेके ही स्ट्रगल करते हैं, तो वो जो सबसे ज्यादा मार्जिन उनको दे उसकी ब्रांड वो बेचते हैं, उसको सबसे पहले दिखा देते हैं। सर अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया जो प्रीमियम ऑर्गेनिक प्रीमियम का जो आइडिया है, जो फूड कंपनियां जो भी बेचा जा रहा है कि ये पेस्टिसाइड फ्री है, तो क्या ऐसा होता है हमेशा कि जो ऑर्गेनिक फूड होता है वो हमेशा पेस्टिसाइड फ्री होता है? ऑर्गेनिक क्लेम किया गया है तो 100% होना चाहिए कि वो पेस्टिसाइड, हालांकि कानून कहता है कि वो पेस्टिसाइड फ्री होना प्री कंडीशन नहीं है। पिछले 3 साल से उस आइटम की खेती करने में कोई भी केमिकल यूज नहीं किया गया, इसका क्लेम को वेरीफाई किया जाता है, विच प्रैक्टिकली इज लाइक कि हाँ वो पेस्टिसाइड फ्री होगा, विच इज मोर और लेस ट्रू ऑल्सो। शुरुआत में जब बीएससी डीडीटी के दिन थे, एल्ड्रिन डेल्ड्रिन आती थी या एंडोसल्फान आता था, मोनोक्रोटोफॉस, उनकी लाइफ इवन इन सॉइल वाज वेरी लॉन्ग। तो यदि किसी किसान ने 1910 में यूज किया है कोई इनमें से पेस्टिसाइड, तो 1920 में भी वो निकल सकता है, यानी 10 साल बाद भी। यदि कोई उस खेत में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है और अगर उसका टेस्ट किया जाए तो हो सकता है वो केमिकल आ जाए, लेकिन बाय एंड लार्ज आई वुड से कि यदि जेन्युइन ऑर्गेनिक है तो वो पेस्टिसाइड फ्री होगा। सर एक और चलता है जो ऑर्गेनिक फूड को लेके कि ऑर्गेनिक फूड है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, ज़्यादा हेल्दियर होता है, तो ये कितना सच है? साइंस क्या कहता है वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। साइंस इज स्टिल स्ट्रगलिंग। साइंस ने इतना जरूर एस्टैब्लिश कर दिया है कि वैरायटी लेवल के ऊपर और कल्टीवेशन की कंडीशंस के आधार पे प्रोडक्ट के न्यूट्रिएंट वेरी कर सकते हैं। कितने परसेंट करेंगे करेंगे ही करेंगे, ये अभी भी स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड। लेकिन ऑर्गेनिक एक इनडायरेक्ट बेनिफिट देता है। वो बेनिफिट ये देता है कि जो किसान ऑर्गेनिक खेती को अडॉप्ट करते हैं, वो किसान दे लीवरेज देयर एज ओल्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। जब वो अपने पुराने मेथड्स यूज करते हैं तो दे ऑल्सो अडॉप्ट ओल्ड वेराइटीज, जिनको हम कह सकते हैं हाइब्रिड या क्रॉस ब्रिड वर्सेस देसी ट्रेडिशनल वेराइटीज। तो ट्रेडिशनल वेराइटीज दे रेजिलियंट टू द नेचर, वो इवॉल्व हुई सैकड़ों हजारों सालों के अंदर, तो उनको कम पेस्ट इंसिडेंस होता था, उनको कम न्यूट्रिएंट की जरूरत होती थी, उत्पादन कम होता था, इसीलिए उनको रिप्लेस करके हाइब्रिड्स वगैरह लाए गए। लेकिन उनके टेस्ट प्रोफाइल इज डेफिनेटली बेटर। तो न्यूट्रिएंट अभी भी साइंस इज स्टिल, ज्यूरी इज स्टिल आउट, लेकिन टेस्ट प्रोफाइल बेटर होती है, उनका फूड कंजम्पशन बिहेवियर बेटर होता है। जैसे हम ये कहें कि मैं क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल आपको 2 गेहूं की वैरायटी से प्रोड्यूस किए हुए आटे आपके सामने रख सकता हूं, जो अपेरेंटली दिखने में एक समान होंगे, लेकिन जब आप आटा माड़ेंगे तो उन दोनों का बिहेवियर अलग होगा। एक में पानी ज्यादा लगेगा, एक में कम लगेगा। जब आप उनको रखेंगे थोड़ी देर ग्लूटेन होने के लिए, तो एक को 2 घंटे रखना पड़ेगा, एक को 1 घंटे रखने से हो जाएगा। जब आप रोटी बेलेंगे तो एक की रोटी आसानी से बेलेगी, एक की रोटी बेलने में हाथ में जोर आएगा। जब आप उनको सेकेंगे तो एक की रोटी यूनिफॉर्म सिकेगी, एक की रोटी कम सिकेगी। बनाने के बाद खाने में और बना के रख के खाने में उनका बिहेवियर अलग होगा। तो ये वैरायटी लेवल के ऊपर ये सारे बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं। ऑर्गेनिक का एडवांटेज ये है कि बहुत सारी अच्छी वैरायटी से प्रोड्यूस किया हुआ फूड प्रोडक्ट्स आपको मिलता है। तो जैसे मैंने बहुत क्लियरली कंज्यूमर से सुना है, ऑर्गेनिक के छोले बहुत अच्छे बनते हैं भाई, 2 सीटी में ही बन जाते हैं। या राजमा, तो हमें तो राजमा ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो 2 सीटी में हो जाता है। वो राजमा आता है, वो इम्पोर्टेड राजमा, वो 5 सीटी में होता है। तो उसका वैरायटी का फर्क है ये, तो ये तो पक्का है। साइंस ये कहता है कि फॉर एग्जांपल टमाटो या पीज या पोटैटो या कोई भी हम दूसरे ऐसे जो कि
सिग्निफिकेंट न्यूट्रिएंट डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। उनमें मैं एक बात और भी कहता हूँ जो कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट नहीं कहते हैं। बहुत सारे देशों में पर यूनिट ऑफ लैंड, वो एकड़ हो सकता है या हेक्टेयर हो सकता है, बोलते हैं हमारे यहाँ तो सिर्फ 30 क्विंटल ही होती है या 30 टन होती है। एक देश ऐसा वहाँ पे वो 50 क्विंटल या 50 टन होती है। जो भी यूनिट हो भाई, 20 30 40% ज़्यादा होती है। ज़्यादातर देखा गया है कि उसमें वो पानी ज़्यादा होता है। ओके। तो आप अब वो तो एक अलग चीज़ हो गई। अब आपने पानी बढ़ा दिया, उसकी वजह से वज़न ज़्यादा हो गया, अब उसकी वजह से क्वालिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है वो तो एनीबॉडीज़ गेस। लेकिन चलो दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन ऑर्गेनिक डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं, जेन्युइन ऑर्गेनिक इज़ डेफिनेटली बेटर देन फूड कल्टीवेटेड विद केमिकल्स। तो सर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे थे ना, तो हम देखते हैं कि लास्ट पिछले कुछ टाइम से ना बार-बार एक वेव चलती है ऑर्गेनिक की, हर छोटे-छोटे टाइम के बाद। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, 2-3 साल तक वो कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्या, किस चीज़ मतलब ऐसी कौन-सी सपोर्ट है जो उनको मिसिंग है, वो लेफ्ट कर देते हैं? किसानों के स्तर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो वो है जो कि ऑलरेडी उस प्रकार के चैलेंजेस में है कि दे कुडन्ट अफोर्ड कि वो केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड खरीदें, हुँ। या उनकी खेती का तरीका ऐसा था कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो उन लोगों ने ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करी हैं। वो यदि आज ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू कर लेते हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं है। हुँ। अब आता है 2 तरह के किसान। एक तो वो जो कि खुद कन्विंस हैं इस बात के लिए, जैसे यदि आप बहुत बड़े पैमाने पर, इवन आई हैव गॉन टू फार्मर्स, मैं पंजाब हरियाणा के किसानों के खेतों पे 80 के दशक में भी जब गया हूँ, जब बहुत बड़े पैमाने पर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होने शुरू हुए, तो किसान कहता था साहब मेरे 50 बीघा का खेत है, 40 बीघा में तो हम सरकार के लिए खेती करते हैं, 10 बीघा में खुद के लिए करते हैं। तो जो 10 बीघा में खुद के लिए करते थे उसका होता था कि उसमें केमिकल नहीं डालते हैं। तो यानी उन किसानों के लिए भी ऑर्गेनिक खेती करना एज़ ए नॉलेज तो उनके पास था। आज अगर उनकी मंशा, इफ़ दे सीन कि उनकी जो ज़मीन है जिसमें ऑर्गेनिक तरीकों से खेती करते हैं वो बेहतर है, खर्चे में बचत होती है, पशु हैं, गोबर है, रिसाइकिल है, टेक्नोलॉजी है, घर की मैनपावर है, तो वो भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं। चैलेंज होता है मुख्य तौर पर वो जो ऑर्गेनिक प्रीमियम के लालच में ऑर्गेनिक खेती करते हैं, या जिनको सरकार सब्सिडी देती है, इनपुट सब्सिडी देती है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देती है। सरकार को जब मैं था एडवाइज़र मिनिस्ट्री में, तो हमने बहुत सारी योजनाएँ बनाई किसानों को मोटिवेट करके प्रमोट करने के लिए। हालाँकि मैं खिलाफ था कि किसानों को कोई रुपयों में असिस्टेंस दी जाए। मेरा मानना था नॉलेज दी जाए, जिसके लिए सूटेबल होगा वो करेगा, लेकिन जब सरकार कोई इंटरवेंशन करती है तो उसमें फाइनेंशियल कंपोनेंट इंटीग्रल होता है। खाली नॉलेज का इंटरवेंशन सरकार नहीं करती है, वो छोड़ देती है जनता कर लेगी। हम तो रुपए देने के लिए हैं, तो वो रुपए आ गए। तो अब बहुत सारे लोगों ने लालच में ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी कि सरकार पैसे दे रही है या प्रीमियम मिलेगा। अब उनके लिए वो अगर प्री कंडीशन सूटेबल थी तो वो कंटिन्यू कर लेते हैं, जिनकी प्री कंडीशन सूटेबल नहीं थी वो रिलैप्स हो जाते हैं, वो वापस चले जाते हैं अपने पुराने तरीकों पे। सर ऑर्गेनिक के बारे में आपने सबसे ज़्यादा मिथ क्या सुने हैं अपनी जर्नी में? क्योंकि बहुत सारे मिथ सुने होंगे ऑर्गेनिक के बारे में। कोई ऐसा मिथ नहीं है जिसको कि मैं ये कहूँ कि उसका कोई आधार है। अधिकतर मिथ परसेप्शन बेस्ड है। हुँ। उदाहरण के लिए ऑर्गेनिक बेटर है, तो वो बेटर तभी है जब वो केमिकल की तुलना में उसको देखा जाए। लेकिन यदि वो पहले से ही नेचुरली कल्टीवेट हो रहा है, तो उसके ऑर्गेनिक होने में कुछ बेटर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो ये एक हुँ, हुँ। परपेचुएट किया जा रहा है, ऑर्गेनिक हमेशा बेटर होएगा, बट नॉट नेसेसरी कि वो होगा तभी जब, अगर समझो मैं टमाटर की खेती केमिकल से कर रहा हूँ और अगर मैंने टमाटर की खेती बिना केमिकल के करी है तो ऑब्वियसली दिस हैज़ लेस केमिकल, दिस डज़ नॉट हैव द केमिकल। दूसरा है ऑर्गेनिक के साथ जो प्रीमियम का एसोसिएशन है, वो मार्केटिंग पैरलांस के अंदर उसको एक मिथ के रूप में
परपिचुएट कर दिया गया है, ऑर्गेनिक यानी प्रीमियम। तो जबकि कल्टीवेशन के स्टेज के ऊपर ऑर्गेनिक खेती करने में तो कोई ना कोई बेनिफिट ही होता है, तो उसका प्रीमियम का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट लाइक ए मिथ है। सर जो अभी हमारी जो जेन जी जनरेशन आ रही है उसके लिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको ज़्यादा फ्रेंडली बनाने के लिए क्या कुछ सजेशन देना चाहोगे आप? जेन जी ऑफ फार्म फैमिली, ओके। किसान परिवारों की जेन जी एक अलग दृष्टिकोण से सोचती है और कंज्यूमर्स की जेन जी उनका एक अलग दृष्टिकोण है। कंज्यूमर की जेन जी की मैं पहले बात करता हूं। वो ऑर्गेनिक के बहुत बड़े दोस्त हैं। बाय एंड लार्ज यदि आज आप किसी भी जेन जी के युवा से बैठ के बात करेंगे तो दे आर कैरिंग एन इम्प्रेशन ऑर्गेनिक अच्छा होता है, सो दिस इज गुड। ये ऑर्गेनिक के भविष्य को बहुत ही ब्राइट बनाता है कि एवरेज कंज्यूमर ये मानने लग गया कि ऑर्गेनिक अच्छा होता है। किसानों के परिवारों में ऑर्गेनिक के प्रति जो हम ये कहें कि क्या किसानों के परिवार में उनकी नई पीढ़ियां ऑर्गेनिक खेती को एक अवसर के रूप में देखती हैं, तो अभी इतना बहुत कुछ स्ट्रांगली एमर्ज नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो शहरों के आसपास जो खेत हैं उन किसान परिवारों की जेन जी ऑर्गेनिक खेती के तरीके को एक अवसर के रूप में देखने लगे। सर कोई लाइक 20-22 साल का कोई लड़का या लड़की आपके पास आए और उसके पास कोई मतलब ज़ीरो ज़मीन है और उसके बाद वो मतलब ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, फूड एंटरप्रेन्योर, तो क्या वो बन सकता है या नहीं? बिल्कुल बन सकता है। इसके लिए हमें ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक के उससे डिविएशन है, लेकिन ये बड़े संदर्भ में फिट होता है। 3-4 बहुत बड़े हमारे खाने के तौर तरीकों में बदलाव हो रहे हैं जिन्हें हमें कॉग्निजेंस देना चाहिए। पहला, हम अधिक वैरायटी का खाना खा रहे हैं। यानी अगर आप 25 साल पहले और आज की तुलना करेंगे तो 25 साल पहले किसी शहर की जो भी वहाँ की कल्चर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हम अपनी कल्चर से ओरिएंटेड फूड कंज्यूम करते थे। अब हम पहले थाई आया, चाइनीज़ आया, मैक्सिकन आया, लेबनीज़ आया, बर्मीज़ फूड आया और फिलिपिन फूड आ रहा है और बहुत सारे फूड्स, यानी हमारी ओपननेस बढ़ गई। वी आर ईटिंग मोर वैरायटी, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद मोर वैरायटीज ऑफ फूड्स। तो हम पहले तो सिर्फ वहाँ के सेलिब्रिटी फूड खाते थे, अब हम और उनके छोटी जो एवरीडे फूड है वो भी खाने लग गए। तो समझो पहले हम थाई करी खाते थे, लेकिन अब हम थाई बहुत सारी डिशेस खाने लग गए। इस तरह से हमने हमारी डाइवर्सिटी ऑफ फूड बढ़ गई। तो एक ये बहुत बड़ा बदलाव है जो हमें ज़्यादा ओपन करता है। बहुत सारे कारण हैं, मीडिया एक्सपोजर है, यूट्यूब है, हम ट्रैवल करने लग गए, इंटरनेट है, तो उसने हमको एक्सपोजर दिया, तो इट इज़ ईजियर टू अडॉप्ट न्यू वेराइटीज़ ऑफ फूड। सेकेंड, एक कल्चर में चेंज हो रहा है। हमारी ट्रेडिशनल कल्चर थी जिसमें हम 2 पूरे खाने खाते थे, जिसको हम थाली भी कह सकते हैं। थाली इज़ एन आइडिया एज़ अ कॉन्सेप्ट एंड एज़ ए सिस्टम ऑफ फूड कंजम्पशन। यानी हम रोटी, दाल, चावल, कढ़ी या जो भी हम खाते हैं, सब्जी होती है, साइड डिश होती है, दही होता है, छाछ होती है, गुड़ होएगा, चीनी होएगी, स्वीट डिश होगी, कोई फल-फूल भी होगा, सलाद भी होगा। एक थाली व्हिच इज़ अ प्लैटर, वो हमारी कल्चर में था। तो 2 बार ही खाते थे हम, दोपहर में और शाम को। अब हमारे यहाँ नई जो जनरेशन ज़ेड जिसको कहा जाता है, उनकी वो उठते हैं सुबह 10:30-11 बजे। तो 10:30-11 बजे अब उठते हैं तो वो ना तो ब्रेकफ़ास्ट का टाइम है, ना लंच का टाइम है, लेकिन उठते ही भूख लगती है, तो उनको एक मिनी मील खाते हैं वो। अब वो ब्रेड आमलेट हो सकता है, कटलेट हो सकता है, पोहा हो सकता है, उपमा हो सकता है, बट इट्स अ मिनी मील। ना मिनी मील एंड फुल मील हैज़ ए वेट कॉनोटेशन ऑल्सो। एक फुल मील करीब 400 से 600 ग्राम के बीच में होता है। मिनी मील इज़ 150 टू 225 ग्राम्स। यानी हम इतनी डिश खाएँ जो कि 150 से सवा 200 ग्राम के बीच में हो जाए, उसको मैं मिनी मील कहता हूँ।
वो छोला भटूरा भी हो सकता है, कढ़ी चावल भी हो सकते हैं, पराठे दाल भी हो सकती है, रोटी के काठी रोल भी हो सकते हैं, बड़ा बर्गर विथ फ्राइज़ हो सकते हैं, ये सब मिनी मील हैं। दे आर नॉट स्नैक्स, दे आर मिनी मील्स। हम एक मिनी मील खाते हैं। अब 11-12 बजे यदि एक मिनी मील खाया है तो हम लंच नहीं खाते, तो यानी वो थाली हमारी छूट गई। अब हमको दोबारा भूख लगती है 3, 4, 5 बजे, तो अब फिर कोई डिनर तो खाने का तो टाइम है नहीं, ना कोई मिलता है कहीं, तो हम दूसरा मिनी मील खाते हैं। अब दूसरा मिनी मील खाते हैं तो इसका मतलब हमने वो फिर वापस तीसरी भूख हमको जो है 8 बजे तो नहीं लगेगी, जब घर में खाना बनेगा या रेस्टोरेंट होटल में खाना मिलेगा। हमको फिर भूख लगती है रात को 11 बजे, तो हम तीसरा मिनी मील खाते हैं क्योंकि उस समय फिर थाली नहीं मिलती है, खाना नहीं मिलता। तो यदि आप कल्पना करें एक शहर जिसकी आबादी यदि 40-50 लाख है, उसमें ज़ेन ज़ी के लोग यदि 7-8 लाख हैं और वो 7-8 लाख लोग अब थाली भर के खाना खा ही नहीं रहे हैं, तो वो क्या खा रहे हैं? वो मिनी मील खा रहे हैं। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर यदि अब इन मिनी मील के बिज़नेस में एंटर होएगा तो देयर इज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड डूइंग इट ऑर्गेनिक इज़ वेरी ग्रेट। अब मैं सारे कन्वेंशनल मिली मील तो जो है बहुत दे आर लेडन विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस व्हिच इज ब्रॉडली कॉल्ड एज जंक फूड। तो यदि मैं हेल्दी पोहा, हेल्दी उपमा, हेल्दी छोले भटूरे जो कुछ यू नेम एनीथिंग, बट इफ आई कैन क्लेम कि इट हैज लेस शुगर, लेस सॉल्ट, लेस फैट, लेस दिस, लेस दैट and high on nutrition, high on fiber, high on this thing, and then on top of it, it is organic. So this is where organic gets associated with it. क्योंकि वो ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं ऑर्गेनिक। तो यदि छोटी 2 इंच बाय 2 इंच की स्क्रीन पे वो चाहे जोमेटो की हो या स्विगी या किसी की भी हो, मैंने 4 बजे मुझे भूख लग रही है और मैंने बोला लेट मी एक्सप्लोर विद इन 2 किलोमीटर्स व्हाट इज अवेलेबल। अगर उसमें कोई भी चीज ऑर्गेनिक से शुरू करके लिख गई, वो फिर चाहे बर्गर हो, टिक्की हो, छोला हो, पिज्जा हो, कुछ भी हो, नूडल हो, चाइनीज हो, कुछ भी हो, वो मंचूरियन हो, ऑर्गेनिक दिख गए तो मेरी टेंडेंसी होगी टक क्लिक दबा दूंगा मैं। सो दिस इज वेयर द बिजनेस वुड हैव। सो सर, एक कोई भी एक जो यंग पर्सन है उसको ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक फार्मिंग इसमें एंटर होने से पहले क्या ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो उसको ध्यान में रखनी चाहिए या सीखनी चाहिए? देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए एक अभी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी एमर्ज हो रही है, अगर कोई सीरियसली इंटरेस्टेड है तो। हमारे यहाँ वो पूरे वर्ल्ड वाइड है। हाँ, हमारे यहाँ थोड़ा और प्रिविलेंस ज़्यादा होता जा रहा है कि जिसके पास पैसा है वो एग्रीकल्चर लैंड खरीदता है। उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो ये कि जो 2 नंबर का पैसा ज़मीन में खप जाता है, वो एक मोटिवेशन है। दूसरा ये कि हमको सबको हम रोमांटिसाइज़ करते हैं। सबको पता है हमारे पूर्वज खेती करते थे, तो हमको लगता है यार ये हमको भी खेती करनी है। मतलब देयर इज़ अ रोमांस अटैच्ड टू डूइंग फार्मिंग। और तीसरा एक लाइफ़स्टाइल का लालच होता है। फार्म हाउस होएगा तो सोसाइटी में उसका एक स्टेटस है। अरे! उनके तो चाचा के तो फार्म हाउस है, मामा का फार्म हाउस है, मौसी का फार्म हाउस है। तो हर आदमी चाहता है कि मेरा भी फार्म हाउस हो। तो लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एंड दे हैव नो क्लू व्हाट टू डू विद दीज़ एग्रीकल्चर लैंड्स। उन्होंने खरीद ली, किसी ने फार्म हाउस बना लिया, किसी ने नहीं बनाया, बट सब दुखी हैं। फार्म हाउस इट्स अ टफ थिंग फॉर समबडी हू डज़न्ट नो। यदि कोई जनरेशन यंग जनरेशन वाला यदि किसी भी तरह की ऑर्गेनिक खेती में आना चाहता है, तो वो इनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है कि भैया आपका खेत है, मैं चलाऊँगा, आप पैसे लगाओ, मेहनत मैं करूँगा और जो भी प्रॉफ़िट होएगा वी विल फाइंड अ शेयरिंग अरेंजमेंट। तो ये खेती करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट से और बहुत मेहनत ही लगेगी और कुछ नहीं है। नॉलेज सारी यूट्यूब वीडियो पे अवेलेबल है और नहीं तो हमारे पास आएँ, हम पूरी नॉलेज देंगे। जो फूड बिजनेस करना चाहता है उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप खुद की क्लाउड किचन मत बनाओ, खुद की किचन सेटअप मत करो, खुद की फूड सर्विस मत सेटअप करो। आप सीख लो कि यदि ये पोहे वाले का पोहा रोज या पाव भाजी वाले का पाव भाजी रोज 200 डिलीवरी होती है, तो मैं इससे टाई अप करूं। अब उसकी समझो वो पाव भाजी एक पोर्शन 100 रुपए में बेच रहा है, तो इंग्रेडिएंट की कॉस्ट के रूप में 30-32 रुपए लगते होंगे उसके। बाकी 10-20 मेहनत ओवरहेड सब तो 50 रुपए वो कमा रहा है, तो उसके घर में तो 35 रुपए या 50 रुपए का ही खर्चा है।
वो उसको कहे सारे इंग्रेडिएंट मैं दूंगा, तू तेरी मजदूरी तय कर ले, मेरे इंग्रेडिएंट सारे ऑर्गेनिक होंगे, उसी की ब्रांड, उसी का वो ब्रांड अपनी बना ले, को ब्रांडिंग कर ले। समझो जयपुर में तो पंडित है, तो पंडित ऑर्गेनिक अपनी ब्रांड हो गई, पंडित का नाम हो गया, नो हाउ उसका हो गया, फैसिलिटी उसकी हो गई। अब खाली स्विगी जोमेटो पे लिस्ट कर दो ऑर्गेनिक पाव भाजी। अब मैंने जैसे ही पाव भाजी डाला और यदि उसमें ऑर्गेनिक का अगर आ गया उसमें, तो मैं खट से क्लिक कर दूंगा, तो उसका बिजनेस शुरू हो जाएगा। सो दीज आर सम सिंपल आइडियाज, बट आई कैन गिव मेनी मोर सच आइडियाज। सुपर फेयर। तो सर लास्ट में क्या इंडिया है वो ग्लोबली सुपर पावर बन सकता है, ऑर्गेनिक सुपर पावर? यानी हम ऑलरेडी हैं, खाली उसको हमको डिक्लेयर ही करना है। हमारी कुल फूड प्रोडक्शन वैल्यू टर्म्स में इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम एक ग्लोबल की जब बात करते हैं तो नंबर्स भी हम समझें। करीब 50-60 लाख करोड़ रुपए का हमारे यहाँ टोटल फूड डोमेन है, कल्टीवेशन के स्टेज पे, कंजम्पशन पे नहीं। उसका ऑलरेडी 50 लाख या 85% तो ऑर्गेनिक हो ही रहा है, विच इज इक्वलेंट टू द होल वर्ल्ड टुगेदर। पूरी दुनिया में जितना ऑर्गेनिक मेथड से फूड प्रोडक्शन होता है, उतना हम अकेले पैदा कर रहे हैं ऑलरेडी। खाली हम ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे, हम उसको बिजनेस नहीं बना पा रहे, हम उसको उस तरीके से प्रमोट नहीं कर पा रहे जिस तरीके से इसकी जरूरत है। अगर हमने कर लिया तो हम डेफिनेटली ऑर्गेनिक की सुपर पावर है।